जय हिंद दोस्तों। पार्ट 1 वाला जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कुछ टेक्निकल एरर से यहाँ पर वीडियो फ्रीज हो गया, जिसके वजह से आगे रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो चलो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू कर रहे हैं ना। पार्ट 1 में 12 तक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 से कर रहा हूँ मैं। घबराने की कोई बात है नहीं, मैं हूँ ना। ये क्वेश्चन किससे, एचआरए से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द एचआरए वाज फाउंडेड इन 1924 बाय राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल। सचिन सान्याल याद है, सचिन सान्याल वन ऑफ द फेमस रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम अनुशीलन समिति, देन युगांतर ग्रुप। और किस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थे बताना मुझे, बड़ा फेमस इंसिडेंट है वो, हिंट दूं, इंडिया के कैपिटल का, इन कानपुर विद द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। एकदम सही बात है। साथ में चंद्रशेखर आजाद भी, अशफाक उल्ला खान भी, रोशन सिंह भी, इन लोग भी थे फाउंडर्स में से एक। The HRA was later renamed as हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में जाकर इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है। HRA का पहला फेज डाउन होगा और आगे जाकर शहीद भगत सिंह तभी चंद्रशेखर आजाद जी के लीडरशिप में बाकी यंग रिवॉल्यूशनरीज को लेकर फिरोज शाह कोटला के रूइंस में, मतलब फिरोज शाह तुगलक का जो महल था, जो किला था, उसका जो रूइंस दिल्ली में बचा था यमुना के किनारे, वहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं। सोशलिस्ट आइडिया से वो काफी इंस्पायर थे, शहीद भगत सिंह, रिस्पेक्ट टू हिम, उनका ही आइडिया था। और एचआरए में एचएसआरए, एस वर्ड एड किया गया, सोशलिस्ट वर्ड एड किया गया, सामाजिक वर्ड एड किया गया। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या, द मेन इंस्पिरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एचआरए केम फ्रॉम महात्मा गांधी कॉल फॉर नॉन वायलेंस। रिवॉल्यूशन है, महात्मा गांधी का कॉल ऑफ नॉन वायलेंस कहां से आया। और वैसे भी ये लोग तो नाराज थे ना, गांधी ने अचानक से बंद कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, अभी हमने डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला कि चौरी चौरा का एक इंसिडेंट कहां पर हुआ। और अब चलो, अब तो आंसर बता ही सकता हूं। क्वेश्चन तुमको मैंने पहले पूछा था, चौरी चौरा का इंसिडेंट कहां हो रहा है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने बोला कि आपने पूरे इंडिया का नॉन कोऑपरेशन बंद कर दिया, ये कौन सी बात हुई भाई। तो ये नाराज थे काफी महात्मा गांधी से, उनके इस आइडिया से। सो ऑब्वियसली महात्मा गांधी के आइडिया से तो इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है, विच वाज रन बाय स्पेशली व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, तो लेनिन के आइडिया से इंस्पायर्ड थे। बट एज ए होल स्टेटमेंट गलत हो गया। और अगर अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली। इनकरेक्ट ढूंढना है तो 3, वैसे करेक्ट ढूंढना था तो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्या है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 एचआरए से रिलेटेड। काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, एचआरए के रिवॉल्यूशनरीज ने डिसाइड किया कि रिवॉल्यूशन चलाने के लिए आर्म्स चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसे कहां से आएंगे, अगर इंडियन जमींदार को, इंडियन मनी लेंडर्स को लूटते रहेंगे तो हमें तो अंग्रेजों ने चोर डकैत बना दिया है। पर हम चोर डकैत तो नहीं है, हम तो क्रांतिकारी हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं। फर्क होता है एक रिवॉल्यूशनरी में और दूसरे चोर डकैत में। आजकल जो लोग ये फर्क नहीं समझते, वो दोनों को एक बना देते हैं। वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रिवॉल्यूशनरी अपने आइडियाज के साथ फाइट करते थे। हाँ, उसमें वायलेंस होता था, पर वो वायलेंस काफी सोचा समझा, काफी मेजरफुल होता था। भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने गोली मारी, सॉन्डर्स को गोली मारी, सॉन्डर्स के पूरे परिवार को गोली नहीं मारी। तो यही प्लान था एचआरए का कि जैसे अशफाक उल्ला खान है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद है और बाकी ये यंगर रिवॉल्यूशनरी भी, कि आर्म्स लूटने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन चोरी तो नहीं करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे, तो ब्रिटिश का ही खजाना लूटेंगे, क्योंकि वो तो खुद हमसे लूट कर ले जा रहे हैं। तो फिर चोरी कहां से हुई, कहां पे लूटेंगे, काकोरी में। काकोरी कहां, एक छोटा सा हॉल्ट था, अभी एक रेलवे स्टेशन है लखनऊ के पास। सो फर्स्ट इज करेक्ट, द पर्पस ऑफ द डकैती वाज टू जनरेट फंड फॉर एचआरए and to further continue their revolutionary activities. Yes, second is correct. The British government responded with a crackdown, arresting and executing key revolutionary including Chandrasekhar Azad. नहीं, आजाद चंद्रशेखर तिवारी आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहें अपने आखिरी दम तक। ये बात मैंने तुमको क्लास में बताई थी, उनकी कहानी से रिलेटेड की। जब बचपन में अरेस्ट किया गया था तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, तभी उन्होंने जवाब दिया कि मेरा नाम आजाद, रहते कहाँ हूं, जेल में, बाप का नाम आजादी, स्वतंत्रता। तो तभी इन बच्चे ने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद से ब्रिटिश कभी मुझे अरेस्ट नहीं कर पाएगी। यहां इनको नहीं अरेस्ट कर सकी, राम प्रसाद बिस्मिल अरेस्ट होते हैं, अशफाक उल्ला खान अरेस्ट होते हैं, रोशन सिंह अरेस्ट होते हैं। इनमें से कुछ को फांसी दी जाती है, कुछ को उम्र कैद की सजा मिलती है और एचआरए का पहला फेज डाउन होता है। लेकिन फिर वो बनता है एचएसआरए, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी ने मिलकर रिवाइव किया था। लाहौर असेंबली बॉम्ब केस, बहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है।
सच में जरूरत पड़ती है। कई ऐसे बहरे होते हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं या अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखते हैं, घमंड का, पैसे का, सत्ता का। उनको सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है, तो वही तेज आवाज यहां कर रहे थे। बस वो तेज आवाज से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। देखो फिर से वो एग्जाम्पल ना, अंग्रेजों को मार कर उनको नहीं भगा रहे थे, सिर्फ उन अंग्रेजों को मारा जो उसके लायक थे। यहां असेंबली में सबको मारने नहीं गए थे, बॉम्ब चलाने नहीं गए थे, गोली चलाने नहीं गए थे। यहां हार्मलेस बॉम्ब फेंका था, आलू बम। अब तुम उसको आज ग्रीन पटाखा बुलाओ, हम लोग उसको बचपन में आलू बम बुलाते थे, जिसको दीवार पे मारने पे आवाज होता है। सो हार्मलेस नहीं था ये हार्मलेस था, मैक्सिमम डैमेज के लिए बिल्कुल नहीं था। कौन कौन गए थे? शहीद भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। अपने दोस्त को अकेले कैसे छोड़ते हैं, इसलिए चले गए दोस्त के साथ। क्या दोस्ती थी, हेड्स ऑफ। किसके अगेंस्ट में? पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या है? ब्रिटिश का कहना था कि इंडिया में कम्युनिस्ट एक्टिविटी राइज हो रही है। अब ब्रिटिश तो है इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियल पावर, तो कम्युनिज्म को खत्म करना चाहते थे। जो भी कम्युनिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको इंडिया से बाहर भेज दो। तो पब्लिक की सेफ्टी नहीं, अपनी सेफ्टी कर रहे थे। ब्रिटिश सेफ्टी बिल होना चाहिए। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, वर्कर से, फैक्ट्री वर्कर से उनके स्ट्राइक का, उनके हड़ताल का राइट छीन लेना, उनके स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर देना, ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल। एच.एस. आर्य ने बोला ये दोनों तो सोशलिस्ट आइडिया के खिलाफ है, इसलिए इसके अगेंस्ट में बॉम्ब फेंकने गए। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। आगे क्या है भैया? आगे क्या है? The primary aim of the bombing was to attract attention, get arrested and use the trial as a platform. भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने बोला कि हमें मालूम है, हम बॉम्ब फेंकेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, पंपलेट फेंकेंगे, उसके बाद सरेंडर कर देंगे कि चलो हमें अरेस्ट करो। मालूम है इसके बाद आज़ाद नहीं होंगे। आज भी ये बात कहने के टाइम में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक सेंसेशन होती है बॉडी में। दैट इज द आइडिया ऑफ भगत सिंह। वो आज भी जिंदा है हम लोगों में। अगर हमने उनको जिंदा रखा है तो वो हमेशा जिंदा हैं। यही भगत सिंह का शहादत था। उन्होंने यही सोचा था कि भले मुझे अब मैं एक बार सरेंडर करूंगा तो ब्रिटिश पुलिस जाने नहीं देगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे वापस नहीं निकलने देगी जेल से, लेकिन मेरी शहादत, मेरे आइडियाज, जो कोर्ट ट्रायल को मैं मीडिया ट्रायल बना के यूज करूंगा, जिसको न्यूज़पेपर लिखेगा, उससे आगे आने वाली जनरेशन इंस्पायर होते रहेगी। यही पर्पस था। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट था ना, बीच वाला, टू ओनली। नेक्स्ट, चिटगांव आर्मरी रेड एक टीचर ने किया था, सूर्य सेन ने, मास्टर दा। एक टीचर थे चाणक्य, जिनका अपमान किया था एक राजा ने, और जब अपमान किया तो चाणक्य ने उस राजा को, धनानंद को समझाया, उस घमंडी राजा को, कि देखो मैं एक ब्राह्मण हूं, एक टीचर हूं, अगर मैं लोगों को पढ़ाकर अपना पेट पाल सकता हूं तो उन्हीं में से किसी को एक ऐसा राजा बनाऊंगा जो तुम्हारे घमंड को अंत करेगा, तुम्हारे घमंड का अंत करेगा। धनानंद को खत्म किया और मौर्यन डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई, इंडिया की ग्रेटेस्ट डायनेस्टी। वो थे चाणक्य। वैसे ही एक थे हमारे सूर्यसेन, मास्टर दा। इनको मास्टर दा बुलाया जाता था रिस्पेक्ट से, क्योंकि मास्टर थे, मास्टर दा। इन्होंने चिटगांव में, बंगाल में एक आर्मरी पर, मतलब आर्म्स डिपो जहां पे ब्रिटिश के आर्म्स इकट्ठे होते थे, उस पर रेड किया, आर्म्स लूटे। पूरे आर्म्स नहीं लूट लिए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये रेड, जो आर्मरी का रेड था, आर्म्स लूटना था, वो सक्सेसफुल रहा था। इवन इन्होंने तिरंगा फहराकर उसकी सलामी भी एक्सेप्ट की। प्रोविजनल गवर्नमेंट भी चिटगांव और उसके आसपास के जंगलों में, गांव में सेटअप किया। लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों ने धोखा दिया, जिसके वजह से मास्टर दा को, सूर्यसेन को अरेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इतना याद रखना है आपको। ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अकेले कुछ गांव वालों को लेकर मास्टर दा ने बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल सेट किया। So first is correct. They did host the national flag. Correct. The British returned with reinforcement and brutally suppressed the activist Surya Sen and associate continued the guerrilla raids for next few years. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 and 3। बाद में ब्रिटिश ने बिल्कुल इनको सप्रेस किया, बट कुछ दिनों के बाद जब इनको, ये नेत्र सेन का नाम याद रखो, वन ऑफ हिज कॉन्फिडेंट, जिसने धोखा दे दिया, और तब सूर्य सेन की शहादत हुई। साइमन कमीशन से रिलेटेड, द साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927 टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एकदम सिंपल है। साइमन कमीशन, बेल्डविन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। उसने एक कमीशन अपॉइंट किया, किसको स्टडी करने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग, टू स्टडी इट्स इंप्लीमेंटेशन। हालांकि 10 साल बाद अपॉइंट करना था, पर कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि वो इलेक्शंस हार जाएंगे, इसलिए अर्ली अपॉइंटमेंट कर दिया 1927 में। इंडिया कब पहुंचा? फरवरी 1928। फर्स्ट इज करेक्ट।
द साइमन कमीशन वॉज ज्वाइंटली चेयर्ड बाय सर जॉन साइमन एंड एटली। नहीं भैया, एटली ने नहीं चेयर किया था, है ना। एटली वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन, बट चेयरमैन सिर्फ जॉन साइमन थे। इनकरेक्ट पूछ रहा है, 2 ओनली। यहाँ देखो मैंने मेंबर्स भी तुम्हारे लिखे हैं। चेयरमैन का नाम याद रखना है जॉन साइमन। क्लीमेंट एटली ही वॉज द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन बट नॉट चेयरमैन। आगे जाके यही एटली ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनता है वर्ल्ड वॉर के बाद। दिल्ली मैनिफेस्टो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड वॉज अ डिमांड इन दिल्ली मैनिफेस्टो। देखो दिल्ली मैनिफेस्टो की कहानी क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट होता है, इससे पहले नेहरू रिपोर्ट आता है जिसका वायसरॉय कोई जवाब नहीं देता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट हुआ तो कांग्रेस ने बोला कि यार क्यों हम लंदन में जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाओगे और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डोमिनियन स्टेटस को डिस्कस करने के लिए है, तुम बाद में नहीं दोगे। और हुआ भी वही, दिया नहीं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, इवन मेंशन भी नहीं किया था। तो इसलिए हम ऐसे डिस्कस करने जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इतना खर्चा वर्चा करके लंदन गए, तुमने कुछ दिया नहीं तो। सो दैट्स वाई कांग्रेस ने क्या बोला, दिल्ली में अपना एक मैनिफेस्टो इशू किया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, लेकिन पहले हमको गारंटी चाहिए। क्या गारंटी चाहिए? कि तुम बताओ कि डोमिनियन स्टेटस कब, कैसे, किस डेट को इंप्लीमेंट होगा। मींस गिव अस द एग्जैक्ट प्लान ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन, सिर्फ डिस्कस करने नहीं। तो अगर डोमिनियन स्टेटस इंप्लीमेंट करवाना है तो बताओ कैसे करोगे, किस डेट को करोगे, किस तरह से करोगे। मतलब एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन, डोमिनियन स्टेटस का कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो बताओ, उसको डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश वायसरॉय ने कुछ वैसे जवाब नहीं दिया, और जब जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस ने लाहौर सेशन में बोला कि अब बहुत हो गया, खेला हो बे, पूर्ण स्वराज इज द गोल। कांग्रेस स्टार्ट करेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं जाती है। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डोमिनियन स्टेटस। आंसर तो यहीं पे मिल चुका है, हालांकि हम बी पढ़ लेते हैं। द मैनिफेस्टो कॉल्ड फॉर अ कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अरे नहीं भाई, बॉयकॉट थोड़ी करना था, यह बोलना था कि प्लान बताओ, जो कि ए में दिख रहा है। सी क्या है? वैसे सी फिर भी पढ़ रहा हूं मैं, अभी आंसर पे तुरंत नहीं पहुंचा। द मैनिफेस्टो अपोज्ड एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एमनेस्टी फॉर प्रिजनर्स। क्यों अपोज करेंगे पॉलिटिकल एमनेस्टी, मतलब पॉलिटिकल रिलीफ। द कांग्रेस शुड नॉट सीक एनी रिप्रेजेंटेशन। कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो सही, तभी तो डिस्कस करेगी ना एग्जैक्ट प्लान। सो दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वर मेड एट लाहौर सेशन। लाहौर सेशन, हिस्टोरिक लाहौर सेशन। कौन है प्रेसिडेंट लाहौर सेशन के? कौन है? तुम सबके प्यारे चाचा नेहरू। गांधी जी के कहने पर बने थे, हालांकि वोट इनके फेवर में कम बने। और इसके पहले वाले सेशन के कौन है प्रेसिडेंट? कलकत्ता सेशन 1928। इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये है चाचा नेहरू, वो थे दादा नेहरू, मोतीलाल नेहरू। चाचा नेहरू के पापा दादा नेहरू, है ना। नेहरू रिपोर्ट जब आया। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज बॉयकॉटेड बाय द कांग्रेस। बिल्कुल। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। बिल्कुल। जनवरी 26, 1930 वॉज डिजिग्नेटेड एट फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसी दिन को तो कॉमेमोरेट करने के लिए हमने आगे जाकर क्या मनाया? रिपब्लिक डे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन से वर्क करना शुरू करता है। ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर correct regarding the events of December 31, 1929 and the slogan of इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन इंग्लिश में। क्या है भैया? ऑन दिसंबर 31, 1929 जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग। एकदम सही। जब दिसंबर 31 को हम लोग न्यू ईयर मनाने के लिए जो पागल हो जाते हैं, उस टाइम में याद रखना चाहिए कि एक रोज दिसंबर 31, 1929 को इंडस रिवर के किनारे नहीं, कौन से रिवर के किनारे? रावी रिवर के किनारे। रावी रिवर के किनारे माय डियर, क्योंकि रावी रिवर के किनारे लाहौर बसा है, लाहौर में ही वो सेशन हो रहा है ना। इंडस रिवर तो ऊपर से बहती है, लाहौर रावी रिवर के बैंक पर, वहीं पर हो रहा था लाहौर सेशन 1929 का फेमस। पंडित नेहरू ने न्यूली एडॉप्टेड फ्लैग फहराया। न्यूली एडॉप्टेड फ्लैग के लिए, फ्लैग ऑफ इंडिया के लिए एक डिटेल्ड वीडियो स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर है। गो थ्रू दैट वीडियो। इंडियन फ्लैग की पूरी हिस्ट्री वहां पर है, गो थ्रू इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैग ऑफ इंडिया। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद मीनिंग लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन वॉज कॉइंड बाय मौलाना हसरत मोहानी। ये सही है एकदम, आज के बाद से ना ये याद रखिए। फर्स्ट वॉज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। आपको क्या पूछ रहा था? करेक्ट पूछ रहा था ना, तो 2 ओनली, 2 ओनली। मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी जो कांग्रेस के लीडर हैं, आगे जाके मुस्लिम लीग के भी लीडर बने। हालांकि इंडिपेंडेंस के टाइम उन्होंने इंडिया को चुना, उनके आखिरी दम भी उन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश में अपनी आखिरी सांसें ली,
मौलाना हसरत मोहानी ने ही सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद नाम का स्लोगन दिया था, जिसको आगे जाके भगत सिंह भी यूज करते हैं, काफी पॉपुलराइज करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मौलाना हसरत मोहानी के बारे में ही कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही। किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल के फॉर्म में कर रहे हैं। वो भी बहुत पहले कह चुके थे गाइस, पता है तुम्हें? मौलाना हसरत मोहानी ने अराउंड 1921 के टाइम में ही 2021 के टाइम में इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कह डाली थी, लेकिन कांग्रेस ने इनकी बात को सुना नहीं। वो तो हम जानते हैं, कांग्रेस ध्यान नहीं देती थी। आगे जाके एचआरए और एचएसआरए बिल्कुल सुनेंगे मौलाना हसरत मोहानी की बात को। बड़े अच्छे शायर भी थे, बड़े अच्छे लेखक भी थे, कवि भी थे। इनकी एक बड़ी फेमस गजल है जिसको आगे जाके बॉलीवुड के मूवी में भी यूज किया गया। क्या था? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो तुम चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना मत याद रखना, तुम्हारे लिए ऐसा होना चाहिए चुपके चुपके रात दिन एमसीक्यू बनाना याद है और रिवीजन करना याद है। दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? जोक्स अपार्ट, मौलाना हजरत मोहानी का इंपॉर्टेंट रोल है। मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे, इवन प्रेसिडेंट भी बने मुस्लिम लीग के, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पे इन्होंने इंडिया को चुना था। ठीक है, चलिए दो चीज याद रखेंगे, एक तो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन, और फर्स्ट इंडिविजुअल थे, फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने किसके बारे में बात की? पूर्ण स्वराज के बारे में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में, इंडिविजुअल के फॉर्म में, किसी पार्टी के फॉर्म में नहीं। ओके? और चुपके चुपके रात दिन सुनना होगा तो फिर बाद में सुन लेना, बट पहले पढ़ाई करके। दांडी मार्च, दांडी मार्च, आगे चलते हैं क्योंकि हमारा लाहौर सेशन हो चुका है, अब दांडी मार्च पे पहुंचना है। महात्मा गांधी 11 पॉइंट डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर गिवन एज वन लास्ट ऑप्शन बिफोर द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाँ, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि भैया देखो, इरविन को बोला, वायसरॉय को, कि देखो भैया एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मान लो ये 11 पॉइंट्स को तो हम नहीं करेंगे सीडीएम, बात करेंगे। हालांकि उस 11 पॉइंट में पूर्ण स्वराज नहीं था, तो चाचा नेहरू नाराज हुए थे बापू से। द दांडी मार्च इन्वॉल्व्ड 240 माइल जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। दांडी नौसारी गुजरात में पड़ता है। एक दोस्त मेरा हुआ करता था कॉलेज में, अभी भी दोस्त है, तो वही लिव से दांडी नौसारी गुजरात, और साबरमती तो अहमदाबाद में है, नौसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ये भी सही है। यहाँ पे वो नमक उठाते हैं और बोलते हैं भाई बाहुबली की तरह, मेरा वचन ही है मेरा शासन, आज से स्टार्ट हुआ सीडीएम, ब्रेक द सॉल्ट लॉ। द सिंबॉलिक ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय गांधी एट दांडी मार्क द बिगिनिंग ऑफ। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और इसमें भी अगर तुमने गलत किया है ना, नहीं चाहिए ऐसी गलती, क्योंकि ये तो ब्लंडर है ना, ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन थोड़ी सीडीएम होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1 and 2 ओनली करेक्ट, 1 and 2 ओनली करेक्ट। ये जानबूझ के मैंने दिया हुआ था, यहाँ पे बस सीडीएम कर दो, स्टेटमेंट बिल्कुल सही, लेकिन नॉन कॉपरेशन कर दो और तुम वहां गलती कर रहे हो, यही गलती अवॉइड करनी है। टेस्ट में कर लो, हालांकि टेस्ट में भी मुझे अब नहीं चाहिए, टेस्ट 7 तक हो चुका है, एक्चुअल एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वर नॉट मेड, नहीं हुआ था गांधी इरविन पैक्ट में। अब ये गांधी इरविन पैक्ट क्या है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है, कांग्रेस उसमें नहीं जाती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपने वायसरॉय को बोलता है कि अबे जाओ गांधी कांग्रेस को मनाओ। सो दैट्स वाई इरविन गांधी जी को चाय पे चर्चा करने के लिए जनवरी 1931 में बुलाते हैं। ठंडी का महीना है, जनवरी में दिल्ली में ठंडी पड़ती है, चाय पे चर्चा शुरू होती है गांधी जी और इरविन जी के बीच में। उसके अकॉर्डिंग एक पैक्ट साइन होता है, समझौता साइन होता है। ठंडी का टाइम है इसलिए दिल्ली में हो रहा है, इसको दिल्ली पैक्ट भी बुलाएंगे। फिर से तो स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ, नहीं अभी ठीक है। पहला क्या है? इमीडिएट रिलीज ऑफ नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रिमिशन ऑफ अनपेड फाइन्स। बिल्कुल सही, नॉन वायलेंट चार्जेस पे जो लोग अरेस्ट हुए थे, मतलब कांग्रेस के मेंबर जो सीडीएम के ड्यूरेशन अरेस्ट हो रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की रिहाई नहीं, है ना? तो ये एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है भैया? सस्पेंशन ऑफ द सीडीएम बाय गांधी एंड पार्टिसिपेशन इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ एकदम सही, तभी तो गांधी जी इसके बाद फिर जाते हैं कराची में, कराची सेशन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में, एंड गांधी फिर यहाँ से नाव पकड़ के जाते हैं लंदन। वहाँ चर्चिल बोलता है ये आधा नंगा फकीर आ गया, तो गांधी जी जवाब देते हैं कि भैया तुम ही तो लूट कर ले गए थे हमारा सब कुछ, इसलिए इतनी ही धोती बची, ये पहन के आ गया। क्या जवाब था? वाह वाह। पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस एंड कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह डेथ, ये नहीं हुआ था। नंबर 3 वाला नहीं हुआ, कोई पब्लिक इंक्वायरी नहीं होती है वैसे। इनकरेक्ट पूछ रहा था, आंसर इज 3 ओनली, इनकरेक्ट ही पूछ रहा था ना। हाँ, नॉट मेड, और अगर यहाँ पे आपने यस मेड किया है फिर वो छींकने वाली सजा याद रखें। तो
Which of the following statements are incorrect regarding the first RTC? The conference was opened by King George V and chaired by Ramsay MacDonald, the Prime Minister. Correct. The Congress and some prominent leaders participated. नहीं. क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट आरटीसी चल रहा था तब तो इंडिया में सीडीएम चल रहा है कांग्रेस का, गांधी जी जेल में है. इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडेड डाइवर्स ग्रुप सच एज मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, डिप्रेस क्लासेस. बिल्कुल सही. हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, डिप्रेस क्लासेस, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, टीबी सप्रू, एम आर जयकर, दरभंगा के महाराजा और कई प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग जाते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. नॉट करेक्ट पूछ रहा था ये 2, इनकरेक्ट पूछ रहा था, नॉट करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेकंड आरटीसी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनेटेड गांधी एज इट्स सोल रिप्रेजेंटेटिव. बिल्कुल सही बात है. कहां पे ये रिप्रेजेंटेशन किया गया भैया? ये किया गया कराची सेशन में, जहां पे गांधी इरविन पैक्ट को अप्रूव किया जाता है. कराची सेशन एक स्पेशल सेशन अप्रैल 1931 का. प्रेसिडेंट कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल. इन दिस कॉन्फ्रेंस गांधी एंड अंबेडकर केम क्लोजर नहीं और दूर हो गए थे, क्योंकि अंबेडकर डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. गांधी जी ने बोला कि नहीं, इससे हिंदू सोसाइटी और डिवाइड हो जाएगी, इंडियन सोसाइटी और डिवाइड हो जाएगी. द सेकेंड आरटीसी वॉज डीम्ड अ फेल्योर बिकॉज ऑफ द मेनी डिसएग्रीमेंट्स. यस, गांधी और कांग्रेस अंबेडकर के बीच ऐसी ठनी कि ये सेकेंड आरटीसी आगे ही नहीं बढ़ पाता है और इस 1.5 लाख के बीच खत्म हो जाता है. करेक्ट ढूंढना है क्या? करेक्ट ढूंढना है तो 1 and 3. नेक्स्ट, which of the following statements is are correct regarding the RTC? Gandhi and Congress participated only in the second RTC. बिल्कुल सही. थर्ड भी नहीं किया, क्योंकि थर्ड के टाइम में फिर से गांधी जी जेल में हैं. कम्युनल अवार्ड अनाउंस हो चुका है. गांधी ने बोला ये ब्रिटिश गवर्नमेंट धोखेबाज है, बात नहीं करना है इनसे. Similar to the first RTC conference, the third RTC conference did not turn out to be fruitful or inclusive. क्योंकि कांग्रेस नहीं गई थी तो थर्ड में भी कुछ नहीं निकला. टीबी सप्रू participated in all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तीनों स्टेटमेंट सही है. अब ये सब क्वेश्चन तो बनने लायक था ना गाइस तुमसे. नहीं बन रहा है तो रिवीजन करो, आओ मेरे साथ बैठो, पूछो, लेकिन करो. कम्युनल अवार्ड क्या है? रैमसे मैकडोनाल्ड का अवार्ड है अगस्त 1932 में, और उसके बाद फिर पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में. द कम्युनल अवार्ड वॉज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड. करेक्ट. द अवार्ड इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर वेरियस रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स एक्सक्लूडिंग मुस्लिम, सिख एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड प्रोवाइडेड रिजर्व सीट्स फॉर देम. एक बात बताओ, मुस्लिम्स को क्यों एक्सक्लूड कर देगा भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने शरीफ कब से हो गई कि मुस्लिम, डिप्रेस क्लासेस और सिख को एक्सक्लूड करेगी? वो तो चाहती ही थी कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस क्लासेस सब लड़ें. द कम्युनल अवार्ड रिजर्व 78 सीट्स फॉर मुस्लिम्स, 78 सीट्स और सम सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. मुस्लिम पॉपुलेशन को तो 1909 में ही दे दिया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. इनकरेक्ट पूछ रहा है 2 and 3 ओनली. करेक्ट था सिर्फ 1 ओनली. नेक्स्ट, पूना पैक्ट वही जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी हम सेपरेट इलेक्टेड देंगे, गांधी जी ने बोला कि ई चोलबे ना. गांधी जी ने यरबदा जेल पूना से ही वहीं से भूख हड़ताल की, आमरण अनशन. अब गांधी जी की हालत जब बिगड़ रही है तो उनकी जान को बचाने बी आर अम्बेडकर भी पहुंचते हैं, मदन मोहन मालवीय भी पहुंचते हैं और कुछ और लीडर पहुंचते हैं, और एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं. द पूना पैक्ट वॉज साइंड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस. यस, द पूना पैक्ट अबेंडन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस एज प्रपोज्ड इन कम्युनल अवार्ड. यस, the Pune Pact increased reserved seats for the depressed classes from 71 to 147 and provincial legislature allocated 18% of seat in central legislature. Yes, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट. ये भी पढ़े हो क्लास में, ये भी तुमने पढ़ा इतिहास बुक में या आपने किसी और बुक में या प्रैक्टिस सेट्स में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. तीनों स्टेटमेंट मालूम होने चाहिए. ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट, हरिजन कैंपेन. गांधी जी का हरिजन कैंपेन, पूना पैक्ट तो हो गया, लेकिन गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है, और यरबदा जेल से ही गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया? फ्रॉम यरबदा जेल इटसेल्फ गांधी जी स्टार्टेड हिज हरिजन कैंपेन. ये वर्ड गांधी जी का ही दिया हुआ है, हरिजन, अनटचेबल्स को, विष्णु का जन, भगवान को प्रिय जन. इवन उन्होंने एक पत्रिका भी स्टार्ट की, गांधीज जर्नल, जेल से ही, फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे. क्या नाम है? हरिजन पत्रिका. हरिजन जब हिंदी में आती थी तो हरिजन सेवक लिखा रहता था इन हिंदी, याद रखो आज से ये भी, और जब गुजराती में आएगी तो उसका नाम लिखा रहेगा हरिजन बंधु.
फिर बाकी लैंग्वेजेस में भी निकाला गया, हिंदी और गुजराती तो खुद गांधी जी बहुत अच्छी बोलते थे। याद रखो, ये नोट कर लो हरिजन पत्रिका के लिए। ये जेल से ही स्टार्ट किया इन्होंने, आगे भी कंटिन्यू किया। इसके अलावा गांधी जी का और कौन कौन से जर्नल थे बताना मुझे तुम लोग। गांधी लॉन्च द हरिजन कैंपेन अगेंस्ट untouchability by establishing the All India Untouchability League in September 1932 and the weekly publication Harijan in January 1933 while he was in jail. बिल्कुल correct. The Harijan campaign aimed at eradicating untouchability and promoting the rights of untouchables communities, with Gandhi urging the public to support the integration of this community into mainstream Hindu society. Again correct. गांधी जी ने यही तो अपील किया हिंदू सोसाइटी से कि भैया आप जो पर्टिकुलर सेक्शन को अपने से अलग मानते हो, कोई अलग नहीं है। अनटचेबिलिटी इसलिए शुरू होती है जब कोई इंसान खुद को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर मांगे, ये बिलीफ ही गलत है। गांधी ने यही अपील किया, दोनों साइड को समझाया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब आपसे करेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो डी, करेक्ट पूछता तो सी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लें, 29 पे पहुंच जाएं। पब्लिक सेफ्टी बिल, अभी मैंने एक्सप्लेन किया तुमको, पब्लिक सेफ्टी बिल इंडिया में कम्युनिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। सो फर्स्ट इज करेक्ट। ट्रेड डिस्प्यूट बिल ऑफ 1929 वाज अ लॉ दैट दैट ईज्ड रिस्ट्रिक्शंस। नहीं यार, इजी करने के लिए थोड़ी, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने के लिए था ना, एक्चुअली इंक्रीज्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। गवर्नमेंट टू एम्पावर डिपोर्ट फॉरेनर्स हु वर इन्वॉल्व इनटू अनडिजायर्ड एक्टिविटीज और कम्युनिस्ट एक्टिविटी। बट यहाँ पे इजी नहीं कर रहे थे और इंक्रीज कर रहे थे और बर्डन डाल रहे थे। करेक्ट पूछ रहा है, वन ओनली। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान बोलता था बचपन में, हम लोग टीवी देखते थे। रेस्पॉन्सिबिस्ट एंड नॉन रेस्पॉन्सिबिस्ट, अभी मैंने तुम्हें ऊपर भी एक्सप्लेन करते हुए समझाया रेस्पॉन्सिबिस्ट नॉन रेस्पॉन्सिबिस्ट। स्वराजिस्ट दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे CR दास की डेथ के बाद। मोतीलाल नेहरू और दूसरा ग्रुप था NC केलकर का, लाला लाजपत राय का, मदन मोहन मालवीय का। दे फेल इन द कम्युनल ट्रैप। इन्होंने मोतीलाल नेहरू को बीफ ईटर एंटी हिंदू बुलाया, वो लोग रेस्पॉन्सिबिस्ट कहलाए। रेस्पॉन्सिबिस्ट वर लेड बाय मोतीलाल नेहरू, दिस मेंबर्स, ये तो गलत हो गया। The Swaraj Party popularity and influence declined in the late 1920 due to differences, due to disagreement. सही। Incorrect पूछ रहा है, one only, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिस्ट को लीड कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। पूरा नाम बताओ मदन मोहन मालवीय जी का, जल्दी बताना है। महामना मदन मोहन मालवीय, टंग ट्विस्टर भी है ना? अभी एक बार खुद से बोलकर देखना, घर में सबसे भी बुलवाना। NC केलकर, पहले इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ भी काम किया था NC केलकर ने। So we will discuss till this question today. रात भी हो गई काफी, आप लोग रिवाइज कीजिए। कल फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करके रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी व्यू अगेन। खाओ पियो अच्छे से, मस्ती करो, बट पढ़ाई भी करते रहो। जय हिंद।